हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, गुप्ता एम्पायर में हम लोग आज जो हमारा डे है 7, आप सबको मालूम है कि ये सीरीज चल रहा है 100 डे में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आज हमारा 7वां दिन है डे 7। डे 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्ता साम्राज्य को, और इसमें हम लोग देखेंगे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। अगर अभी तक आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। 100 टॉपिक्स में हम लोग जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस और साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स को ऐड करेंगे और पूरे 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो आज है डे 7। डे 7 में हमें पढ़ना है गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए, जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया गया था वो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। श्रीगुप्त ने इसे में तीसरी शताब्दी के मध्य में स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए, गुप्त साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, तो गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, और ये बिहार में है। ठीक है, तो आधुनिक पटना है। और ये जो साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य, ये उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछा जा रहा था कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं और मतलब आधुनिक नाम इसका है। और ये कहाँ पर है, ये बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिहार का वर्तमान में राजधानी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था। अब पूछा ये जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि था महाराजा धीराज की। ठीक है, महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा या राजाओं का महान राजा आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और महाराजा धीराज की अगर आपसे कभी पूछा जाए कि महाराजा धीराज का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है, तो ये है राजाओं का महान राजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसलिए इन्होंने रखा था कि एक छोटी सी उनकी रियासत मतलब साम्राज्य थी, और उसको फिर उन्होंने बड़ा साम्राज्य में परिवर्तित किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अब ये सवाल जो है इस तरह से पूछ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ ये भी पूछ दिया जाए कि जो राजकुमारी कुमार देवी थी वह किस वंश की थी, अगर ये सिर्फ पूछा जाए तब भी आपको यहाँ पर आंसर देना होगा, वो है लिच्छवी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लिच्छवी। जो राजकुमारी कुमार देवी थी वो लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी, और उनका विवाह जो है चंद्रगुप्त प्रथम के साथ होता है, और इन दोनों से एक पुत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके नाम के साथ संयुक्त रूप से सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर राजा था तो ये अपनी रानी के नाम के साथ जो है संयुक्त रूप से सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर बी। तो इनकी रानी कौन थी, वही राजकुमारी कुमार देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है कि समुद्रगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था और ये एक महान योद्धा थे, इसी वजह से इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है कि समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। ये जो समुद्रगुप्त हैं इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह किस अभिलेख से मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलता है वो इलाहाबाद के प्रयाग प्रस्थति से मिलता है। ठीक है, या फिर इसे इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है। वहां से हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। ठीक है,
ये जो अभिलेख था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानिए, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न जो होगा इसी पर होगा, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न इसी अभिलेख पर है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा रचा गया था। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो रचा गया था हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा। ठीक है, और किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में था। ठीक है, और ये काव्य और गद्य दोनों पद्धतियां में थी। ठीक है, काव्य भी था इसमें और गद्य भी था, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है हरिसेन ने इसका इसका रचना की थी, और इसमें जो है अ, काव्य और गद्य दोनों विधियों में किया गया था। अब यहाँ पर सवाल एक और पूछा जा सकता है कि हरिसेन कौन थे। ठीक है, हरिसेन कौन था, तो एक तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि ये इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके ये रचयिता थे। ठीक है, अ, लेकिन दूसरी यहाँ पर जवाब हमें ये रखना है कि समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, क्या थे, दरबारी कवि थे। तो वहां पर राजाओं महाराजाओं के दरबार में बहुत सारे कवि, बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे, तो उन्हीं में से एक थे हरिसेन। और हरिसेन ने जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना की थी, जो गद्य और काव्य और गद्य दोनों में था, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल लगभग कब से कब तक था। कब से कब तक इनका शासनकाल था, तो इनका जो शासनकाल था 335 से 375 ईसी के बीच था। ठीक है, 335 से लेकर के 375 तक का जो कार्यकाल था ये गुप्त शासन का काल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 है कि समुद्रगुप्त के दिग्विजय दिग्विजय नीति के अंतर्गत उत्तर भारत में पूछ रहा है। ठीक है, कितने राजाओं को पराजित किया, तो जो दिग्विजय नीति था उसके अंतर्गत उन्होंने उत्तर भारत में कितने राजाओं को पराजित किया, तो इन्होंने जो उत्तर भारत में राजाओं को पराजित किया था वो 9 थे। ठीक है, कितने राजाओं को इन्होंने पराजित किया, 9 राजाओं को पराजित किया, और उनके राज्य को क्या किया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन 9 राजाओं को हरा करके समुद्रगुप्त ने जो है वह उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, और ये दिग्विजय नीति था, और ये उत्तर भारत की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 है कि समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय में कितने राजाओं को पराजित किया। अब यहाँ पर उत्तर भारत के जगह दक्षिण भारत की बात हो रही है। ठीक है, और यही समुद्रगुप्त के बारे में ही पूछा जा रहा है आपसे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत विजय में कितने राजाओं को पराजित किया था। तो इन्होंने दक्षिण भारत में जो टोटल राजाओं को पराजित किया था उनकी संख्या थी 12। ठीक है, इनकी संख्या थी 12। ठीक, और यहाँ पर एक चीज अलग हुआ ये कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 राजाओं को पराजित किया, लेकिन उन्हें धर्म विजय की नीति अपनाई और इन सभी 12 राजाओं के जो राज्य थे उनको वापस लौटा दिया था, पुनः लौटा दिया था। लेकिन उत्तर भारत में उन्होंने नहीं लौटाया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये चीजें ध्यान में हमें रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत विजय में कितने राजाओं को पराजित किया था, तो 12 राजाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। देखिए कविराज किसको कहा जाता है, तो कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में समझ लेते हैं। देखिए समुद्रगुप्त जो है इनको कविराज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक कला प्रेमी थे। ठीक है, संगीत प्रेमी थे, और इनकी कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र भी है, जो कि इनको संगीत प्रेमी होने का क्या करती है, दर्शाती है कि ये संगीत प्रेमी है। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि गुप्त शासक को कौन से गुप्त शासक थे जिनको कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को अन्य उपनाम क्या है, इस तरह से भी हो सकता है कि समुद्रगुप्त का अन्य उपनाम क्या था, तो उन्हें कविराज कहा जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल लगभग कब से कब था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो कब से कब था, तो वो 375 से लेकर के 415 ईसी के बीच में था। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त जो थे वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 के बाद 15 देखेंगे। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। तो ये जो कुबेर नागा है किस वंश से संबंधित थी। तो ये जो कुबेर नागा है ये नाग वंश से संबंधित थी। ठीक है, नाग वंश से संबंधित थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती। ठीक है, प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त। इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। तो वो थी कुबेर नागा से, जो कि नागवंश से संबंधित थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा जो थी इनसे एक पुत्री उत्पन्न होती है, एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 देखिए प्रश्न संख्या 16 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजकुमार से किया था। तो ये जो प्रभावती थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा से उत्पन्न हुई थी, इसी प्रभावती का जो विवाह होता है वह वाकाटक राजवंश से होता है। वाकाटक वंश के राजवंश से जो होता है इसका विवाह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकाटक और उस व्यक्ति का जो नाम था वह था रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, तो वाकाटक राजवंश के राजकुमार से होता है और उस व्यक्ति यानी कि उस राजकुमार का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है वह वाकाटक राजवंश के राजकुमार से करते हैं जिनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शक क्षत्रप थे इनको पराजित करने का काम किया था। शक क्षत्रप को इन्होंने पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों को पराजित किया था। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। ठीक है, कहाँ पर थी? उज्जैन में थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उज्जैन में थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जो कि पश्चिमी भारत पर नियंत्रण के लिए इसका एक राजनीतिक महत्व था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उन्होंने उज्जैन में अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि किस चीनी यात्री ने समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो आपको बताना है कि वह कौन सा चीन का यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा कर रहा था। तो ये यात्री थे फाहियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाहियान जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो चीनी यात्री फाहियान जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की और गुप्त साम्राज्य की समृद्धि का उन्होंने वर्णन भी किया था। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए। अब इसी से रिलेटेड है कि फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत का नाम क्या रखा था। आखिर उन्होंने जो यात्रा की थी उस यात्रा की चर्चा जिस पुस्तक में जिस ग्रंथ में किया था उसका इन्होंने नाम क्या रखा था। तो उसका नाम रखा था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम इन्होंने इसका नाम रखा था। तो फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत को रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नाम दिया था। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नाम दिया था, जिसमें उन्होंने गुप्तकालीन भारत की धार्मिक सामाजिक जीवन का विवरण किया था। मतलब गुप्त काल के शासन प्रशासन का विवरण किया था।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21। देखिए यहाँ पर है कि कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था। तो कुमारगुप्त जो प्रथम थे उनका शासनकाल 415 से लेकर के 455 सी के बीच था। ठीक है, 415 से लेकर के 455 के बीच इनका शासनकाल था, जो लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। यहाँ पर है कि कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हम सभी को पता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। तो कई बार ये पूछा जाता है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहाँ पर है कि स्कंदगुप्त का शासनकाल लगभग कब से कब तक था। तो स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने शासन किया था 455 से लेकर के 467 ईसी के बीच। ठीक है, और ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासकों में से एक थे, यानी कि इनके बाद जो भी राजा हुए वो कमजोर हुए। ठीक है, तो स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से लेकर के 467 सी के बीच था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 है कि स्कंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी समूह को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त ने जो विदेशी आक्रमणकारी थे हुण, इन्होंने हुणों को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हुणों को पराजित करने वाले कौन थे, तो वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है कि स्कंदगुप्त ने किस झील का निर्माण करवाया था। वह कौन सा झील है जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था, तो वह है सुदर्शन झील। देखिए सुदर्शन झील का इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था। लेकिन मूल रूप से जो सुदर्शन झील बनवाई गई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी, और यहाँ पर स्कंदगुप्त ने उसका क्या किया था, पुनः निर्माण किया था। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने गुजरात में इस सुदर्शन झील है उसका इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। आखिर गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या था। उसका मुख्य कारण था हुणों का आक्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। लेकिन गुप्त साम्राज्य का पतन के पीछे सिर्फ हुणों का आक्रमण ही नहीं था, राजनीतिक विघटन, कमजोर उत्तराधिकारी, और जो ये सारी कारणें थी गुप्त साम्राज्य के पतन का, सिर्फ हुणों का आक्रमण ही नहीं। हुणों का आक्रमण मुख्य भूमिका निभा रहा था, क्योंकि हुणों ने लगातार आक्रमण कर रहे थे इन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो गुप्तकालीन शासन प्रशासन व्यवस्था में जो केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा था। ठीक है, राजा हुआ करता था। ठीक है, राजा सर्वोच्च अधिकारी था जिसके पास सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां उपलब्ध थी। मतलब उसके पास सैन्य शक्तियां थी, राजनीतिक शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां थी, न्यायिक शक्तियां भी थी। तो यहाँ पर गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीय शासन का जो सर्वोच्च अधिकारी था वह कौन था, वो राजा था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 के बाद 28 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन प्रशासन में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था। जो ग्राम का प्रधान था वो ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, तो गुप्तकालीन प्रशासन में जो गांव का मुखिया होता था, गांव का प्रधान जो होता था वह ग्रामिक कहलाता था, जो कर संग्रह, कानून व्यवस्था और विवाद समाधान का भी कार्य करता था। ठीक है, तो इसका काम जो था कर वसूलना, टैक्स वसूलना था। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, साथ ही साथ ये विवादों का समाधान भी करता था। तो यही आपसे पूछ रहा है कि गुप्तकालीन प्रशासन में जो ग्राम का प्रधान होता था
उसको वो क्या कहलाता था? तो वह ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? जो प्रांत होते थे उनको क्या कहा जाता था गुप्तकालीन प्रशासन में? तो जो प्रांत होते थे उनको कहा जाता था भुक्ति। भुक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भुक्ति। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जिसका प्रमुख जो होता था उसको उपारिक कहा जाता था। ठीक है, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता? उपारिक कहा जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना है कि गुप्तकालीन प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति के प्रमुख को उपारिक कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? जो जिले होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन प्रशासन में जिले को जो है विषय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, जिले को जो है विषय कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में जिले को विषय कहा जाता था, और इसके प्रमुख को जो जिले के प्रमुख जो थे, प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति। ठीक है, विषयपति, विषयपति। ठीक है, तो ये याद रखना है कि गुप्तकालीन प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था, और विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन प्रशासन में भूमि अभिलेखों का रख रखाव करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? यानी कि गुप्त काल में जो अभिलेखों का रख रखाव करता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उस अधिकारी को जो है वह पुस्तपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुस्तपाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुस्तपाल कहा जाता था, जो कि भूमि अभिलेखों का क्या करता था? संरक्षण का उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? यानी कि गुप्तकाल की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको क्या कहा जाता था? तो जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? स्वर्ण सिक्कों को, ठीक है, दिनार कहा जाता था। ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और ये उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? जो गुप्तकाल की जो रजत मुद्राएं थी, ठीक है, जो रजत मुद्राएं थी उनको क्या कहा जाता था? तो इनको रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता है। रजत मुद्राएं का मतलब हुआ चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी के सिक्के। ठीक है, तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय पहले गुप्त थे जिन्होंने रजत की सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ये पहले गुप्त शासक हुए जिन्होंने चांदी के सिक्के, रजत के सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे, और इसको, इन्हीं सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 34 है कि गुप्त साम्राज्य की मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो गुप्त साम्राज्य में मुख्य आय का जो स्रोत था वो कृषि था। देखिए ये जो कृषि का आय का स्रोत है, ये लगभग सभी साम्राज्यों में मुख्य आय का स्रोत माना जाता है। ठीक है, और गुप्त अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से जो है कृषि प्रधान थी, और इसी वजह से कृषि साम्राज्य की मुख्य आय का स्रोत था। ठीक है, तो कृषि से टैक्स लिया जाता था, और गुप्त साम्राज्य उस टैक्स से जो है चलती थी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर है कि गुप्त काल में व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन को क्या कहा जाता था? जो व्यापारी थे और शिल्पकार थे उनका संगठन बना हुआ होता था। तो आपसे पूछ रहा है कि उस संगठन को क्या कहा जाता था? तो उस संगठन को जो है कहा जाता था श्रेणी। क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्त काल में व्यापारियों और शिल्पकारों के कुछ संगठन बने हुए होते थे, और इन संगठन को जो है श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था?
श्रेणी कहा जाता था, जो व्यापारियों और शिल्प गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। व्यापार को और जो शिल्पकार थे उनकी गतिविधियों को, व्यापार के नियमों आदि चीजों को ये नियंत्रित करते थे, श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्त काल में गुप्त काल में आयातित वस्तुओं पर कितना टैक्स लगाया जाता था, यानी कि बाहर से कोई वस्तु मंगाया जाता था तो उस पर कितना टैक्स लगता था। तो यहाँ पर गुप्त काल में जो आयातित वस्तुएं थी उन पर 1/5 भाग टैक्स लगता था। ठीक है, कितना लगता था? 1/5 भाग टैक्स के रूप में लगता था, शुल्क लगाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली विकसित हुई? गुप्त काल में जो है मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली जो है विकसित हुई? तो गुप्त काल में जो मंदिर स्थापत्य की शैली विकसित हुई वह नागर शैली थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागर शैली। ठीक है, तो गुप्त काल में नागर शैली यानी कि नागर मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हुआ, जिसमें शिखर और गर्भगृह प्रमुख थे। तो नागर शैली में शिखर और जो गर्भगृह होता था वो क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, गर्भगृह जो थे वो प्रमुख थे, और ये जो है ये नागर शैली के उदाहरण थे। ठीक है, तो गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली विकसित हुई? तो नागर शैली विकसित हुई। ठीक है, नागर शैली यहाँ पर डेवलप होती है। चलिए गुप्त काल में नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर है कि मंदिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में मंदिर के मुख्य कक्ष को क्या कहा जाता था? तो मंदिर का जो मुख्य कक्ष होता था उसी को गर्भगृह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गर्भगृह कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो मंदिर का पवित्र कक्ष होता था जहां देवता की मूर्ति रहती थी, जो मुख्य कक्ष के रूप में जाना जाता है, उसी को गर्भगृह कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख जो था मतलब मुख्य तत्व था गर्भगृह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में मंदिर की मीनार को क्या कहा जाता था? जो मंदिर की मीनार होती थी उसको क्या कहा जाता था गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में? तो जो मीनार हुआ करती थी उनको यहाँ पर शिखर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिखर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मंदिर की जो मीनार थी उनको क्या कहा जाता था? शिखर कहा जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल की जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है ये कहाँ पर है? ये देवगढ़ में है। ठीक है, देवगढ़ में है। देवगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है लगभग 6वीं शताब्दी का है। ठीक है, 6ठी शताब्दी का है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो गुप्त काल की प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ पर है? यूपी में है। ये कब का है? 6ठी शताब्दी का है। ठीक है, 6वीं शताब्दी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा समूह किस राज्य में स्थित है? तो उदयगिरी गुफा समूह आपसे पूछ रहा है। उदयगिरी गुफा समूह जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी गुफा समूह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये गुप्तकालीन रॉक कट वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, रॉक कट यानी कि पत्थरों को काटकर बनाया गया था। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा जो है गुफा समूह वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये गुप्त काल की रॉक कट वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, यानी कि जो चट्टाने हैं उसको काट करके बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ गुप्त शासक से संबंधित है। किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो जो दिल्ली का प्रसिद्ध आप लौह स्तंभ देखते हैं वह चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और दिल्ली के महरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय
जिसमें राजा चंद्र की वर्णन किया गया है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से उसको जोड़ा जाता है। और ये जो अभिलेख है ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के महरौली में। और इसकी जो खास बात है कि इस पर अभी तक जंग नहीं लगे हैं, ठीक है, अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। तो जो कि जो दर्शाता है गुप्त काल के जो धातु कर्म है, धातु बनाने की जो विधियां हैं उसके बारे में कि वो कितने उत्कृष्ट प्रकार के थे। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 43 है कि गुप्तकालीन समाज में ब्राह्मणों को भूमि दान को क्या कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को भूमि दान किया जाता था इसको क्या कहा जाता था। तो इसे जो है भूमि दान को जो है कहा क्या जाता था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसे कहा जाता था ब्रह्मदेह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रह्मदेह। गुप्तकालीन समाज में जो ब्राह्मणों को भूमि दिया जाता था उसको ब्रह्मदेह कहा जाता है, ठीक है, जिसमें जिससे क्या हुआ था, ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी, स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है। आप भी आज देखेंगे कि कई जगहों पर इनके पास बहुत ज्यादा भूमियां होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन समाज में वर्णों और जातियों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। यानी कि गुप्तकालीन समाज में जो वर्णों और जातियों की संख्या में जो वृद्धि हो रही थी उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण है विदेशियों और जनजातियों का संहार। गुप्त काल में जो था विदेशियों और जनजातियों का संहार के कारण वर्णों और उपजातियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विदेशियों और जनजातियों का संहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखिए। यहाँ पर है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार का वर्णन किस स्मृति में मिलता है। तो गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को विशेषाधिकार मिला था इसकी जो हमें जानकारी जो मिलती है वह नारद स्मृति में मिलती है, नारद स्मृति में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नारद स्मृति में मिलती है, जिसमें ब्राह्मणों के विभिन्न विशेषाधिकार की सूची दी गई है, ठीक है। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे और इसकी हमें जानकारी जो है नारद स्मृति में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। यहाँ पर है कि महाकवि कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। जो कालिदास थे वो किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो ये जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास जो थे किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वही है जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 47 है कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम किस पर आधारित है। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है किस प्रकार की रचना है, सॉरी यहाँ पर पूछ रहा है कि इस प्रकार की रचना है। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये एक प्रकार का क्या है, नाटक है, ठीक है, क्या है, नाटक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है। याद रखिएगा कि जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर आधारित है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई एक नाटक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है। तो कालिदास द्वारा जो रचित महाकाव्य है वह रघुवंशम है, ठीक है, रघुवंशम। रघुवंशम जो है कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है जो सूर्यवंश के राजाओं की गाथा है। रघुवंशम क्या है, सूर्यवंश के राजाओं का गाथा है, ठीक है, सूर्यवंश के राजाओं का गाथा है और कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है रघुवंशम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है।
तो मुद्रा राक्षस जो नाटक था, इसके जो रचयिता थे वो विशाख दत्त थे। ठीक है, विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। चलिए, और ये जो मुद्रा राक्षस नाटक है वो विशाख दत्त द्वारा रचित है, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सॉरी यहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर ये मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो आधारित है, और ये विशाख दत्त के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन नाटककार नहीं थे? तो गुप्त काल के कौन नाटककार नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुप्त काल के जो वारामहिर थे वह गुप्त काल से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बारामहिर सॉरी यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन नाटककार है? तो ये बारामहिर जो थे ये नाटककार नहीं थे। ठीक है, नाटककार ये नहीं थे, बल्कि ये जो वारामहिर थे ये क्या थे? ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल शास्त्री थे। बारामहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और इन्होंने दो पुस्तकें, दो रचनाएं इन्होंने की थी वारामहिर ने। एक है पंच सिद्धांतिका और दूसरा है बृहंत संहिता। ठीक है, तो दो तीन चीजें यहाँ पर याद रखना है कि जो बारामहिर थे वो खगोल शास्त्री थे और इन्होंने दो रचनाएं लिखी थी, दो रचनाएं की थी। एक तो इनका था पंच सिद्धांतिका और दूसरा था बृहंत संहिता। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, तो बारामहिर है। ठीक है, फिर से पूछा जाए कि बृहंत संहिता के लेखक कौन है, तो वो है बारामहिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि गुप्तकालीन चिकित्सा चरक, जो गुप्त काल के चिकित्सक थे चरक, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो चरक थे ये आयुर्वेद से संबंधित थे, और उस काल के ये जो थे प्रमुख चिकित्सक थे। ठीक है, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, और इन्होंने एक रचना लिखी थी जो था चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता। तो ये जो चरक संहिता है इसके लेखक कौन है? चरक है। और ये कई बार पूछा गया कि चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक है। और चरक संहिता किस चीज की पुस्तक है? तो ये आयुर्वेद की पुस्तक है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब चिकित्सा से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्त काल के किस महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने आर्यभट्टीय की रचना की थी? तो आर्यभट्टीय की जो रचना है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्यभट्टीय की रचना जो है आर्यभट्ट ने किया था, और जिसमें गणित और खगोल शास्त्र के सिद्धांत शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 53। यहाँ पर है कि आर्यभट्ट ने किस संख्या पद्धति का उपयोग किया था? तो आर्यभट्ट जो थे इन्होंने दशमलव स्थानीय मान का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का उपयोग किया था, जो 5वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ के द्वारा प्रयोग में थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दशमलव स्थानीय प्रणाली पद्धति। ठीक है, दशमलव पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था आर्यभट्ट ने। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वारामहिर द्वारा रचित प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो प्रसिद्ध जो ज्योतिष ग्रंथ है उसका नाम आपको बताना है, जो कि बारामहिर के द्वारा लिखा गया। तो बारामहिर के द्वारा जो प्रमुख ज्योतिष ग्रंथ था वह था बृहंत संहिता। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था कि बारामहिर ने दो रचनाएं लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर है जो बृहंत संहिता थी वह ज्योतिष पर आधारित था। ज्योतिष, खगोल विज्ञान और भूगोल पर एक विस्तृत ग्रंथ था। ठीक है, एक विस्तृत ग्रंथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। यहाँ पर है कि बारामहिर ने किस साइन्य तालिका में सुधार किया था? तो जो बारामहिर थे उन्होंने आर्यभट्ट के साइन तालिका में सुधार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो वारामहिर ने आर्यभट्ट की साइन तालिकाओं की सटीकता में सुधार किया और शून्य के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि वारामहिर ने साइन तालिका में सुधार किया था। वह किसके पुस्तक थी? तो वो थी आर्यभट्ट का।
ठीक है, साइन तालिका। किसके साइन तालिका में? आर्यभट्ट के साइन तालिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के किस गणितज्ञ ने शून्य के बीजगणितीय रूपों को, बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया था? तो बीजगणितीय जो गुण थे इसको बारहमहीर ने परिभाषित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर जो है कि गुप्त काल में किस गणितज्ञ ने शून्य के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो शून्य के बीजगणितीय रूपों को, गुणों को जो परिभाषित किया गया था वह ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, यहाँ पर जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में किस गणितज्ञ ने शून्य के बीच गणितीय रूपों, गुणों को परिभाषित किया था? तो वो थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि आर्यभट्ट ने किस घटना के कारणों को, किस घटना के कारणों की सटीक व्याख्या की? आर्यभट्ट ने किस घटना के कारकों की सटीक व्याख्या की थी? तो आर्यभट्ट जो थे इन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारकों का सटीक व्याख्या की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों की जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ इन्होंने व्याख्या की थी। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट आगे देखेंगे 58। यहाँ पर है कि गुप्त काल में संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध जो ग्रंथ थे वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, अमर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह ने अमर कोश नाम के, ठीक है, अमर कोश, ठीक है, अमर कोश की रचना की, जो संस्कृत शब्दकोश और शब्दावलियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमर सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन स्थापत्य के सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है? तो गुप्त काल के जो स्थापत्य की जो सिद्धांत है वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हमें मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या हमें देखना है कौन सा? 60। यहाँ पर है कि गुप्त काल में अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की कला विकसित हुई थी? तो गुप्त काल में जो अजंता की गुफाएं थी, ठीक है, उसमें किस प्रकार की कला विकसित हुई थी? तो उसमें मूर्ति कला भी विकसित हुई थी, चित्र कला भी विकसित हुई थी, स्थापत्य कला भी विकसित हुई थी। यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार की कलाएं जो है अजंता की गुफाओं में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल के बारे में सही है? आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। इसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था, बिल्कुल सही है। इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इस काल में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी जो है वो सही है गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। इस काल में राजनीति की एकता स्थापित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है नहीं है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? वो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त और साहित्य। देखिए ब्रह्मगुप्त जो थे वह गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वह साहित्य नहीं लिखते थे, साहित्यकार नहीं थे। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान पर ग्रंथ लिखे थे। बाकी सब सही है। विशाख दत्त क्या है? एक नाटक है। बारहमहीर जो थे ये ज्योतिषी थे, और चरक जो थे वो चिकित्सक थे, और ब्रह्मगुप्त जो थे वो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए? तो सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए गए थे, स्वर्ण सिक्के, वो किस काल में किए गए थे?
तो वह गुप्त काल में किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं, दिनार जारी की, जो साम्राज्य की समृद्धि पर का प्रतीक था। ठीक है, और इनके जो सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, उनको दिनार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में सबसे अधिक था? तो जो गुप्त साम्राज्य था, इसकी जो विस्तार थी सबसे ज्यादा जो था वह पूर्व से पश्चिम की ओर था। पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर गुप्त साम्राज्य का विस्तार था। असम से लेकर पश्चिम में, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पश्चिमी सीमा तक ये फैला हुआ था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा तक ये फैला हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में किन उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? तो महरौली जो स्तंभ लेख है उसमें जो है वंग प्रदेश की विजय का उल्लेख मिलता है, वाहिकाओं की विजय का उल्लेख मिलता है, दक्षिण समुद्र तक प्रसिद्धि का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त में से सभी सभी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है महरौली लौह स्तंभ में। ठीक है, और इसमें राजा चंद्र की बात की गई है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से इनको जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार होती थी वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति, जो आधुनिक तामलुक पश्चिम बंगाल है, वो उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था उस समय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख बंदरगाह जो था वह ताम्रलिप्ति था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में अभी स्थित है। ठीक है, आधुनिक तामलुक पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि गुप्त काल में श्रेणियां, गिल्ड किस कार्य से में संलग्न थे? तो ये जो थे व्यापार नियमन, शिल्प उत्पादन, अपनी सेना रखना, उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि ये जो श्रेणियां थी ये व्यापार नियंत्रित करती थी, शिल्प को नियंत्रित करती थी, तो ये राजनीतिक सेनाएं भी रख सकती थी। ठीक है, और ये राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थी और अपनी सेना रखती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सत्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो समुद्रगुप्त के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी देखिए, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये कथन जो है सत्य नहीं है समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद कौन सा क्षेत्र जीता? ठीक है, तो इन्होंने जब शकों को पराजित किया तो कौन सा क्षेत्र जीता? पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ का क्षेत्र जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ के क्षेत्र को इन्होंने जीता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया तो उसके बाद इन्होंने पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ का क्षेत्र जीता था। ठीक है, और इसको गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था उनसे छीन करके। नेक्स्ट आगे देखिए, फाहियान ने गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या उल्लेख किया था? तो जो फाहियान था उसने गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या उल्लेख किया था कि साम्राज्य जो थी वह साम्राज्य की समृद्धि के बारे में इसने उल्लेख किया था, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में इसने उल्लेख किया था, बौद्ध मठों की उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया था। यानी कि उपयुक्त में से सभी का उल्लेख किया था। तो फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध मठों की उपस्थिति का उल्लेख किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने कुमार संभवम की रचना की थी? देखिए, कुमार संभवम जो है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है, जो शिव और पार्वती के विवाह की कथा है। ठीक है, तो ये जो कुमार संभवम देखते हैं ये शिव और पार्वती जी के विवाह का क्या है, कथा है। ठीक है, कुमार संभवम। ठीक है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है जो कि शिव और पार्वती के विवाह की कथा है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर है कि गुप्त काल में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्त काल में जो नवरत्न थे वह किस शासक के दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य ने उपाधि धारण की थी, जिसने
उसके दरबार में 9 विद्वान जिनको नवरत्न कहा जाता था, ठीक है, जिसमें कालिदास भी शामिल थे, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। और इसमें कालिदास भी शामिल थे। नेक्स्ट आगे देखिए, गुप्त काल में मृच्छकटिकम नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो जो मृच्छकटिकम था, इसके जो रचयिता थे वो शूद्रक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शूद्रक, ठीक है। तो गुप्त काल में जो मृच्छकटिकम नाटक है, इसके रचयिता कौन है? शूद्रक है। अमृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। तो ये शूद्रक द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। कौन सी भाषा में? ये संस्कृत भाषा की ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 आपसे पूछ रहा है कि गुप्त काल में किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? तो देखिए, जो धर्म यहाँ पर राजकीय संरक्षण प्राप्त किया था वह हिंदू धर्म था, ठीक है, हिंदू धर्म था। गुप्त शासक मुख्यतः जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने विष्णु, शिव और शक्ति को समर्पित मंदिरों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पर हिंदू धर्म को यहाँ पर राजकीय संरक्षण प्रदान था, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों के साथ जो है सहिष्णुता का अपनाया था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी धर्म को दबाया जाने की उन्होंने कोशिश किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि गुप्त काल में सांची के स्तूप में किस प्रकार का विकास हुआ था? गुप्त काल में जो सांची के स्तूप थे उसमें किस प्रकार का विकास हुआ था, ठीक है। तो नए स्तूपों का निर्माण किया गया था, मौजूदा स्तूपों का विस्तार किया गया था, बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया था। बिल्कुल सही है, चारों का यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गुप्त काल में सांची में नए स्तूपों का निर्माण किया गया, मौजूदा स्तूपों का विस्तार किया गया और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 75 के बाद 76 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्त काल में गुप्त काल में बोध गया के बोधि मंदिर के किस स्थापत्य तत्व का समावेश हुआ? तो यहाँ पर जो बोध गया मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, उसमें जो है किस स्थापत्य का समावेश हुआ? तो वो था शिखर। शिखर का निर्माण किया गया, ठीक है। बोध गया का महाबोधि मंदिर मुख्यतः बौद्ध स्मारक होते हुए भी गुप्तकालीन शिखर तत्वों को इसमें शामिल करता है। तो गुप्त काल के प्रभाव में आकर के इसमें शिखर बनाए गए थे बोध गया के बोधि मंदिर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? भू राजस्व की जो दर थी गुप्त काल में कितनी थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो गुप्त काल में जो भू राजस्व की दर थी वो कितनी थी? 1/6, 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग। गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व का 1/6 भाग होता था। हालांकि यह परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता था, ठीक है, कई बार इसमें बदलाव आते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर देखेंगे 78। ये है कि गुप्त काल में गांवों की स्वायत्तता का मुख्य कारण क्या था? गांवों की स्वायत्तता के मुख्य कारण क्या था? तो स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था गांवों की स्वायत्तता का मुख्य कारण था। गुप्त शासन के अंतर्गत गांवों की स्वायत्तता ने आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को क्या किया था? बढ़ावा दिया था। और यहाँ पर जो गांवों की स्वायत्तता का मुख्य कारण था वो था स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 के बाद यहाँ पर है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कथन एक है कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कारण बताया गया है कि उसने केवल उत्तर भारत को जीता। देखिए ये पहला कथन तो सही है, लेकिन कारण जो दिया जा रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल उत्तर भारत को नहीं बल्कि दक्षिण भारत को भी इन्होंने जीता था। तो ये अगर दक्षिण भारत हो जाता तो दोनों सही हो जाते। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, समुद्रगुप्त को उनकी वीरता और शौर्य कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने दक्षिण और उत्तर दोनों भारत में अभियान किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे।
यहाँ पर है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ था, बिल्कुल सही है, और इसी वजह से कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर हमें सूची को मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर हम लोग सूची का मिलान करेंगे। देखिए, एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये तो आपको याद ही होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो चार को हम लोग ए के साथ मिला लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें तो ऑप्शन से भी खोज सकते हैं कि जो ए का है वो, सॉरी, ए का चार को इसी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। तो आप इस तरह से भी टिक करके आ सकते हैं। डी का जो है ये आपका देखिए मैच हो गया, बाकी सब इसी तरह से हो गया। बी का वन, सॉरी यहाँ पर है बी का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा ऑप्शन दिया गया है। ए का चार मिल रहा है, ठीक है, बी का वन मिल रहा है, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि इधर से इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। क्योंकि यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं ना, तो अगर ऐसे मिलान करने का अगर दे एग्जाम में, तो इस तरह से ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सी का दो हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है। तो यहाँ पर चार का ए हो गया, ठीक है, और एक का बी हो गया, दो का सी हो गया, ठीक है, और तीन का जो है वो डी हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये थे मिलान करना, जिसमें हम लोगों ने मिलान कर लिया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, फिर से यहाँ पर मिलान करना है हमें। एक तरफ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक तरफ विद्वान दिया गया है, दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। देखिए विशाख दत्त क्या करते थे? तो विशाख दत्त जो थे वो नाटककार थे, ठीक है। तो ए को हम लोग बी के साथ मिला देंगे। विशाख दत्त क्या थे? ये नाटककार थे, इन्होंने नाटक लिखा था। दूसरा है वारामहिर। वारामहिर क्या थे? वारामहिर जो थे यह ज्योतिष थे। तो यहाँ पर दो को हम लोग सी के साथ मिला देंगे। उसके बाद चरक, चरक क्या थे? चरक जो थे वो चिकित्सा से जुड़े हुए थे। तो तीन को हम लोग ए के साथ मिला देंगे। उसके बाद है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कौन क्या थे? ये ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे। तो डी को हम लोग चार के साथ मिला लेंगे। इस तरह से आपका मिलान हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, विशाख दत्त जो थे वो नाटक से जुड़े हुए थे, नाटक लिखते थे। चरक जो थे वो चिकित्सा के क्षेत्र, यहाँ पर है वारामहिर। वारामहिर जो थे वो ज्योतिषी से जुड़े हुए थे। चरक जो थे वो चिकित्सा से जुड़े हुए थे, और ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना कालिदास की नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वह कालिदास का नहीं है। तो कालिदास की यहाँ पर जो कृतार्जुनियम आप देख रहे हैं, कृतार्जुनियम ये कालिदास की रचना नहीं है, ठीक है। ये किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वह भैरवी की है, ठीक है, भारवी की है, भारवी की ये रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारवी। और जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो वह है कृतार्जुनियम। कृतार्जुनियम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। बाकी यहाँ पर मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम ये सभी कालिदास के रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। यहाँ पर है कि कालिदास ने किस प्रकार के लिपि का प्रयोग गुप्त काल में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होता था? गुप्त काल में आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होता था, तो वह गुप्त लिपि का प्रयोग होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप गुप्त लिपि का प्रयोग होता था, जो बाद में देवनागरी विकसित हुई, जो बाद में देवनागरी में विकसित हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है कि इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से किसके द्वारा निर्मित किया गया?
तो इलाहाबाद का जो स्तंभ था वह मूल रूप से अशोक के द्वारा क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। बाद में समुद्रगुप्त ने इस पर अपना अभिलेख अंकित करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में कितनी पंक्तियां हैं, तो इलाहाबाद की जो स्तंभ लेख है इसमें 33 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 33 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख 33 पंक्तियों में लिखा गया है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में किस प्रकार के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये बीड़ा प्रकार के सिक्के थे जिस पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था। और ये जो चित्र था ये उनके संगीत प्रेमी होने को संकेत था। ठीक है, कि वो संगीत प्रेमी को दर्शाते थे कि वो संगीत प्रेमी प्रेम मतलब संगीत से उनका प्रेम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने किस शासक ने गुप्त काल में किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, वह कौन सा शासक था गुप्त काल का जो अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वो शासक हुए जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसका उल्लेख उनके सिक्कों और अभिलेखों में हमें मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में व्यापार मार्ग की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन था, तो व्यापारी मार्ग के जो सुरक्षा का जिम्मेदार होता था वो राजा होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, राजा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों की विशेषता क्या थी। गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके सिक्के की विशेषताएं क्या थी, तो इनकी जो विशेषताएं थी कि इन्होंने पहली बार जो है रजत सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता ने किस राज्य पर शासन किया था, तो प्रभावती गुप्ता जो थी ये शासन करती हैं वाकाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाकाटक में। प्रभावती गुप्ता ने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षिका के रूप में वाकाटक राज्य पर शासन किया था। ठीक है, तो इनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से होता है, जो कि वाकाटक राजवंश के राजकुमार थे, और उनकी मृत्यु के बाद ये प्रभावती गुप्ता जो थी इस साम्राज्य पर, वाकाटक साम्राज्य पर एक संरक्षिका के रूप में शासन किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि गुप्त काल में परम भट्टारक उपाधि किसे दी जाती है, किसे दी जाती है, तो सम्राटों को ये परम भट्टारक की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, परम भट्टारक गुप्त सम्राटों की एक उच्च उपाधि थी जो उनकी सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता था, परम भट्टारक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने किस गणितीय समस्या को हल करने की विधि प्रस्तुत की थी, तो गुप्त काल में जो आर्यभट्ट थे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि प्रस्तुत की थी, अनिश्चित समीकरण की विधि हल करने की विधि निकाली थी, ज्यामितीय सिद्धांत की विधि निकाली थी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि गुप्त काल में फाहियान ने भारत में कितने वर्षों तक प्रवास किया था, तो जो फाहियान थे वो भारत में 15 वर्षों तक निवास किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 वर्षों तक। ठीक है, जो कि 399 से लेकर के 414 सी के बीच तक इन्होंने 15 वर्षों तक प्रवास किया था भारत में, और बौद्ध के विभिन्न स्थलों मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थलों का इन्होंने भ्रमण किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में स्कंद गुप्त को किस नाम से जाना जाता है, स्कंद गुप्त को किस नाम से जाना जाता है, स्कंद गुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, क्रमादित्य के नाम से जाना जाता है स्कंद गुप्त को। स्कंद गुप्त को किस नाम से जाना जाता है, क्रमादित्य के नाम से। इसने क्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि गुप्त काल में हूण आक्रमणों का नेता कौन था, हूण आक्रमणों का नेता कौन था, तो तोमर और महिरकुल ये दोनों थे। तोमर और महिरकुल ये दोनों जो थे वह गुप्त काल में हूणों के क्या थे, नेता थे। तोमर इसमें प्रसिद्ध था, और उसके तोमर का जो पुत्र था वह महिरकुल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि गुप्त काल के बाद कौन सा काल आया, तो गुप्त काल के बाद जो काल आता है वो हर्ष का काल आता है, हर्ष काल आता है। ठीक है,
तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में हर्षकाल का शासन आता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ पर है कि गुप्त काल में देवकुल का अर्थ, गुप्त काल में देवकुल का अर्थ क्या था? तो गुप्त काल में जो देवकुल होता था उसका अर्थ होता था मंदिर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त काल में देवकुल का अर्थ मंदिर था, जो धार्मिक पूजा का स्थल हुआ करता था। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ पर है कि गुप्त काल में ताम्रपत्र अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ताम्रपल पत्र अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था भूमि अनुदान का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, भूमि अनुदान का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो गुप्तकालीन ताम्र अभिलेख मुख्यतः भूमि अनुदान और दान के अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में जारी किए जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है? गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। यहाँ पर है कि इस प्रणाली को अरबों से यूरोप पहुंचाया गया, बिल्कुल। गुप्त काल में शून्य की अवधारणा विकसित हुई थी, बिल्कुल सही। तो ये तीनों सही है, सभी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा, तीनों सही है। तो ये थे आज के हमारे 100 प्रश्न जो कि गुप्त काल से संबंधित थे, ठीक है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस सीरीज को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। इस प्ले लिस्ट को आप सेव कर लीजिए। आज हमारा था डे 7 का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा। इसी तरह से हम लोग पूरे 100 दिनों तक के 100 अलग अलग टॉपिक्स करेंगे। ये 100 टॉपिक्स जो होंगे हिस्ट्री से होंगे, जियोग्राफी से होंगे, पॉलिटी से होंगे, इकोनॉमिक्स से, साइंस से और कंप्यूटर से, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों से जो है ये 100 टॉपिक मिला करके कुल 100 प्लस टॉपिक्स बनेंगे जी, ठीक है। तो ये 100 प्लस टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे 100 दिन के अंदर में, ठीक है। तो आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट डे 8 पर।